प्रधानमंत्री मोदी ने आज भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 और 2019 से ज्यादा बेचैनी इस बार दिख रही है विपक्ष के नेताओं में। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को गालियां देने वाले दल आज एक दूसरे के सामने नतमस्तक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्ष को घेरा और कहा कि देश का भला तुष्टीकरण में नहीं बल्कि संतुष्टीकरण में है। प्रधानमंत्री ने 3 तलाक का जो मुद्दा है उसका जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग 3 तलाक का फंदा लटकाकर मुस्लिम बेटियों पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान समान नागरिक संहिता की भी खुलकर वकालत की और कहा कि देश 2 कानूनों पर कैसे चल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कटमनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं। 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है।
और भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी की इस सभा में तमाम मुद्दे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं और उन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ हैं। अनुराग, जब यहाँ पटना में विपक्ष एकजुट हो रहा था, विपक्ष के तमाम नेता 2024 की रणनीति बना रहे थे, तो प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। तो अमेरिका से लौटने के बाद ये प्रधानमंत्री को पहला बड़ा मौका मिला है विपक्ष को जवाब देने का, और प्रधानमंत्री ने लगता है हर तरह से जवाब देने की कोशिश की है अपनी इस सभा में, विपक्ष की एकजुटता के मुद्दे पर भी और तमाम उन मुद्दों पर भी जो विपक्ष उठाने की समय समय पर कोशिश करता है या आगे जिनको लेकर रणनीति बना सकता है। बिल्कुल सुशील जी, अक्सर राजनीति में कहा जाता है कि वक्त की बहुत अहमियत होती है कि जिस वक्त पर आप हमला बोल रहे होते हैं। दरअसल आप देखिए कि इस पूरी बातों में, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो मध्य प्रदेश को 2 और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देते हैं, और 2 ट्रेनें कहाँ जा रही हैं, एक महाकौशल जबलपुर जहां पिछली बार कांग्रेस ने 30 में से 24 सीटें जीत ली थी और सरकार बना ली थी, दूसरी तरफ मालवा जो गढ़ है संघ का और बीजेपी वहां पर मजबूत है। तो 3 महीनों में 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल चुकी है और 3 देश के अलग अलग हिस्सों में, यानी 5 वंदे भारत। वहां से जाते हैं मोतीलाल नेहरू ग्राउंड में, वहां पर वो देश भर से आए हुए एक आम सभा को, यानी लोगों को संबोधित नहीं कर रहे होते हैं, जो बीजेपी का काडर है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का बूथ वर्कर है, सबसे पहली जो इकाई है उसमें देश भर से 3000 लोग आए हैं और उनके सवालों के जवाब में वो सारी बातें कह रहे हैं। जब वो पूछ रहे हैं कि जब हम अपने बूथ में रहते हैं तो ये फलाना सवाल होते हैं या लोगों को कैसे समझाना है, तब एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सारे मुद्दे हैं, चाहे वो विपक्षी एकता का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, जहां पर वो डेटा को लेकर खड़े कर देते हैं कि 2014 से पहले डेटा का क्या रेट था और आज 20 GB डेटा कितने में मिल जाता है, फिर चाहे वो समान नागरिक संहिता का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तो उसमें पूरे विपक्ष को वो एक ही तराजू में तोलकर कहते हैं कि कैसा परिवारवाद है उनमें और कैसा भ्रष्टाचार है, और ये वही डर है जिसकी वजह से सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरी चुनौती को जो एकजुटता के रूप में देखा जा रहा था, उसके बरक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भ्रष्टाचार की बात कहकर सबको एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। अब विपक्ष का इस पर कैसा हमला बोलता है ये देखना होगा, लेकिन आज कमोबेश 1.5 घंटे में और ढेर सारे सवालों में उन सारे मुद्दों को उन्होंने उस पर तीखा हमला बोला है जिस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही थी। जी अनुराग, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, विपक्ष की एकजुटता का सवाल वहां ज्यादा उठता है जहां कई पार्टियां एक ही राज्य में सक्रिय हैं और विपक्ष में हैं, तो वहां वो हाथ मिलाएंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में लगभग हमेशा ही बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की रणनीति कैसी है, कैसी बनती दिख रही है आपको आने वाले चुनाव को देखते हुए? देखिए, यहाँ पर लगभग मैं समझता हूँ कि क्रिया प्रतिक्रिया वाली बात होती है, चूंकि यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि द्विपक्षीय दलीय व्यवस्था ही है जिसमें वो मजबूत नजर आते हैं। हालांकि एक अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें सिंगरौली में आमद दर्ज कराई है आम आदमी पार्टी ने, और कहीं कुछ पॉकेट्स में और कुछ छोटे मोटे दल हैं, बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 2 और 1 सीटें जीती थी। कुछ जगहों पर निर्दलीय भी है, लेकिन अक्सर वो इन्हीं दलों से बागी हैं। तो जो पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस का पूरा एक आवरण रहा है वो सॉफ्ट हिंदुत्व का रहा है, चाहे रामनामी ओढ़कर, चाहे जो पूरी तरह से बजरंग बली के एक प्रतिरूप को मंच पर खड़ा करने की बात हो या नर्मदा आरती की बात हो। भारत जोड़ो यात्रा में भी, और अभी जब आई थी प्रियंका गांधी, उस वक्त भी नर्मदा किनारे जब नर्मदा आरती की गई, तो तमाम ऐसे प्रतीक हैं जिसकी वजह से कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि मुसलमानों की आबादी यहाँ पर 8% है और लगभग 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर वो प्रभाव रखते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां पर जीतने की स्थिति में है। तो चाहे खरगोन का मामला हो, जब वहां पर दंगे भड़के थे और घर गिराए गए थे, तब भी एक तरह से कांग्रेस ने चुप्पी साधी थी, और अब वो उसी तरीके से बीजेपी को मात देने की कोशिश करी, जिसमें ऐसा आमतौर पर सियासी पंडित मानते हैं कि बीजेपी उसमें पारंगत है, यानी हिंदुत्व के रुख को लेकर। तो फिर चाहे महाकाल कॉरिडोर में मूर्तियां गिरने का मामला हो, उसको जोर शोर से उठाया, या बाकी के तमाम मुद्दे, लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला आया जहां दंगों की बात हुई या फिर कि एक समुदाय विशेष पर ऐसी बातें आई कि उनको टारगेट किया जा रहा है, तब भी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिकार उस तरह से नहीं हुआ जैसा एक प्रमुख विपक्षी दल से उम्मीद की जाती है।